बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वेलकम करेंगे आपको अपने प्रोग्राम, बल्कि आपके प्रोग्राम गपशप में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर, और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन, और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी, और मैं हूं आपकी द वन एंड ओनली वेरी फेवरेट अरम गौहर। My name is Yunus Khan and I'm not a cricketer. क्या हुआ यूनुस, आपकी नींद पूरी नहीं हुई? नहीं, नींदें उड़ गई हैं। क्यों? पाकिस्तान के हालात ऐसे जा रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं। हम अवाम की नींद तो उड़ी हुई है, लेकिन ऑपोजिशन के तो होश उड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो दीवारों पर सर मार रहे हैं। क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इकोनॉमी ग्रो हो रही है, क्या क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। मैं गुड न्यूज दूंगा, मैं भी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। आजकल देंगी। आजकल आपने क्या मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया? जब से आपने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया, तो आपको कोई फॉलो नहीं किया, बट मैं भी आप लोगों के लिए आज गुड न्यूज ही लेकर आई हूँ। और वो गुड न्यूज ये है, मुझे पहले ये बताएं कि आप लोगों को मूवी देखना कैसे पसंद है? मतलब आप लोग जब घर में होते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप लोगों को कैसे, मतलब मूवी बैठ के देखना कैसे पसंद है? पॉपकॉर्न या कुछ, मतलब फैमिलीज के साथ या फ्रेंड्स के साथ, मतलब कैसी पसंद? फैमिली के साथ मूवी देखना पसंद है, लेकिन उसका इख्तिताम अच्छा होना चाहिए, रोते धोते वाला नहीं होगा। तो डेफिनेटली वो तो चॉइस पे बात है ना कि आपको मूवी कैसी पसंद है, बट आपको कैसे देखना पसंद है। एनवायरनमेंट तो मुझे लगता है कि घर से ज्यादा अच्छा सिनेमा में ही मजा आता है। सिनेमा में देख के मुझे घर में मजा आता है, मुझे घर में मजा आता है। आपको घर में आता है। हो कि आप अपने इसका मतलब आज आप हमें कोई फिल्म दिखाने वाली हैं? नहीं, वाकई ये तो बात है कि मैं फिल्म दिखाने वाली हूँ, बट मैं वो जगह पर भी लेकर जाने वाली हूँ जहां पर आप लोग रात का टाइम हो, मजे मजे की चाय और कॉफी और पॉपकॉर्न्स के साथ, और मतलब आप लोग बड़े मजे के वहां पे फूड खा सकते हैं। आपने तो इंटरेस्ट हम सबके अंदर जगा दिया, लेकिन ये जगह है कहाँ पर, ये बता दें। मैं आपको बताती भी चलूं कि ये एक जगह है जहां पर सी साइड पे इन्होंने एक सिनेमा जो है वो एरिया बनाया है। वहां पर आप लोग अपनी गाड़ी में बैठ के मूवीज देख सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी फूड जो स्ट्रीट उन्होंने बनाई है, जैसे कि देसी खाने भी आप लोगों को पसंद होते हैं, बन कबाब, गोलगप्पे, इस टाइप की चीजें भी जो है वो आपको पूरी आपको स्ट्रीट पर मिलेंगी। ड्राइविंग सिनेमा जो है वो वहां पर खुला है, और शाम का टाइम सनसेट का मूड हो और वहां पर आप खुले आसमान के नीचे आप मूवी देख रहे हो, आया है, मुझे तो अभी से वो फीलिंग आ रही है। एग्जैक्ट कहाँ पर है ये? कायनात ये सी साइड के पास है, बिल्कुल सी व्यू के पास ये इन्होंने ये चीज बनाई है। और वाकई में जब आप शाम में बैठेंगे तो ये कितना साहिल समंदर के पास अब जब आप बैठ के मूवी देख रहे होंगे तो वो क्या मजा आ रहा होगा। और सेकेंडली, इनको जो ये ये प्रेजेंट कर रहे हैं वो KMC है। फाइनली KMC कुछ अच्छा कर रहा है। वाकई से ना अच्छा काम कर रहे हैं। हमने तो ये सुना कि रेडियो उठा ली, इधर कर दिया, उधर कर दिया, चीजें हिला दी, तोड़ दी, ये कर दिया। बट ये जो जैसे फॉर एग्जांपल हम सिनेमास में जाते हैं, हम इंडिविजुअल टिकट लेते हैं, तो ये गाड़ी का टिकट है या क्या चार्जेस? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने यूनुस। जो गाड़ी का टिकट है वो 1000 रुपीज है, और अगर आप वॉकिंग करके जा रहे हैं, आपको चेयर्स पे बैठ के देखनी है, तो वो आपको 250-300 तक आपको। बट आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। गाड़ी में बैठ के चेयर को आप पीछे करके सुकून से गाड़ी में बैठ के आप सीट्स भी वहाँ मौजूद है। लेकिन अच्छा, ये ज्यादातर बैनुल अक़वामी जगहों पर बहुत ज्यादा होता है। मुझे एक चीज बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो फायदा है ना कि अगर मैं 8 लोग लेके चला जाऊँ और अपनी एक गाड़ी में 8 लोग बिठा लिया, मैंने पैसे बचाए। भाई आखिर ये कौन सी गाड़ी है, कहाँ मिलती है? मुझे भी चाहिए ऐसी जिसमें 8 लोग अंदर बिठा दो, उसके बाद पैसे बचाओ, फ्यूल बचाओ। ये मैंने मंगवाई है एलन मुश्त से। इसमें 8 क्या 12 लोग बैठ सकते हैं। मगर यूनुस, फ्रंट सीट्स पर ये 2 लोग बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, जो पीछे बैठेंगे वो इतना एंजॉय नहीं कर की गाड़ी है, जिस तरह से जा सकते हैं। नहीं तो यूं खिड़की से मुंह निकाल के अगर आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ, वो ज्यादातर आपने अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हुई चलूं कि ये पहले दौर में भी ये सिस्टम था ड्राइव कि जब आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठ के आप मूवी देख सकते हो। ये मेरी नानी मेरी अम्मा को बताया था ये सीन, जब मैंने उनसे ये स्टोरी शेयर की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज पहले हो चुकी है। ये जब नानी ने बताया, नानी जो थी, मतलब अपने 1960s में है। अच्छा, वैसे मेरे मामू भी जो है, मेरी नानू वगैरह, जो आपने नानी की बात की, तो उस टाइम मामू भी बताते थे कि उनके बचपन में ये बहुत ज़्यादा होता था कि ड्राइविंग सिनेमाज होते थे, आप जाते थे, आप एंजॉय करते थे। और अब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मैं आपकी इस न्यूज़ से, वाकई गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सी साइड के पास रहती हूँ तो मैं तो पैदल वॉक पे जा सकती हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग कहते हैं ना कि सी साइड पर अगर आप जाएँ तो आप देखते हैं समंदर के पास लोगों ने बहुत कचरा किया होता है, बहुत गंद किया होता है। आप बीच देखते हो तो लोग, आप कहते हो कि आप
मतलब क्या फीलिंग्स आती हैं आपको कि हम लोग कितने गंदे, क्योंकि हम ही लोग कर रहे होते हैं जो लोग जा रहे होते हैं। मगर कायनात बट अब जो है KMC, क्योंकि KMC की तरफ से हुआ है और KMC का सबको पता है कि अब ये अदारा काम कर रहा है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कह लें, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे उनकी, लेकिन सिंध में भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया है कि आप काम करें, और कराची को भी बनाए जैसे इस्लामाबाद और लाहौर को बनाया है। जी कायनात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल माहौल जो है काफी डिप्रेसिव हो गया है, लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, घर में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बाद ना आपस में लोग लगे रहते हैं, एक दूसरे को मार कुटाई कर रहे हैं। तो आप ये जो पुरानी चीजों को रिवाइव करने का दौर आया, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरह की और भी चीजों को मजीद लाना चाहिए। और ये जो है लोगों की अभी एंटरटेनमेंट का मरकज बनेगा और लोग जो है ना, और काफी इकोनॉमिकल भी है, काफी रीजनेबल प्राइसेस, तो मुझे लगता है हर इंसान इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। एटलीस्ट सिनेमा में जाके देखने से अच्छा आप यहाँ पे चले जाओ और ऊपर से सनसेट के साथ देखने को मिलेगा, तो क्या चाहिए। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज मैं आपको एक बताती भी चलूं, मुझे लगा अभी आलम कहेगी तो फौरन इसी नंबर पे आप कॉल करें और बुकिंग करवाएं और टिकट आपको यहाँ पे मुयस्सर है और सारी चीजें। वाह। मैं एक चीज आप लोगों को बताती भी चलूं, जैसे कायनात ने एक बात की थी कि मतलब साफ सफाई भी होनी चाहिए, बट ये KMC ने एक और भी इनिशिएटिव लिया है कि जो भी उनकी सराउंडिंग में जो भी एरियाज आ रहे होंगे उनको साफ सफाई भी करेंगे और साथ साथ वहां पर प्लांटेशन भी करेंगे, दरख्त भी लगाएंगे वहां बस पर। कर लें, लगा लें। बस कर लें। उर्जिया, एक सवाल है कि जो दरख्त है जो लगा रहे हैं, ये कहीं और से निकाल के तो नहीं लगाएंगे? नहीं, खुद से कर रहे हैं वो। Hope so. That's so the best. नहीं, एनीवेज मैं ड्राइविंग सिनेमा की बात हो रही है तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा अभी मजाक में कि हम 8 लोग लेके चले जाएं, वो बनता 2 बंदों के लिए, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, कि आप एंजॉय कर सकें। गंद वहाँ पे होगा, मैं आपको पीछे बता रहा हूँ, बहुत गंद होने वाला है, कच्चा लाल होने वाला पीली है। शलवार है, you mean to जी say. जी जी जी। और ये भी है कि अच्छा साफ सफाई होनी चाहिए, बिकॉज अगर दे आर चार्जिंग दैट अमाउंट तो हर शो के बाद सफाई होनी चाहिए, वहां पे ये इशू होगा। एटलीस्ट रंग बिरंगे चूजे नहीं होने चाहिए। नहीं, वो उनका भी दिल है, उनका भी दिल है, वो भी मेरे आते हैं, दोस्तों, बी पॉजिटिव। हम लोग पॉजिटिविटी अगर फैलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें आप सोचते रहेंगे, नेगेटिव होकर सोचकर आप घर से बाहर जाएंगे तो। बट उर्शिया, एक सवाल है, यूनस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक सवाल है मुझे अचानक से आया कि सिनेमाज, आप कह रही हैं ड्राइविंग सिनेमाज, क्योंकि हम सिनेमाज में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हेल्प योरसेल्फ, वहाँ पर आपको बाहर से आप ऑलरेडी लेकर आते हैं, या वहाँ पे लोग घूम भी रहे होते हैं, डिपेंड करता है आपने सिल्वर बुकिंग करवाई है या किस तरह की, तो लोग आपको वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं, आपको खुद मूवी में आप उठ के नहीं जाते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फूड स्टॉल्स जाना पड़ेगा। अपनी मदर आपके तहत। इंटरवल का टाइम हो गया, कोल्ड ड्रिंक ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुबारक हो पाकिस्तानियों को ये न्यूज मेरी। ओह माय गॉड, ये उदास हो गया, ये सैड न्यूज पे चली गई, मेरी गुड न्यूज सैड न्यूज चली गई। मैं बताना चाह रहा हूँ हिस्टोरिकल रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में जुलाई से नवंबर में। नाइस। 2314 बिलियन रुपीस का टैक्स कलेक्शन हो द फर्स्ट 5 months ऑफ पाकिस्तान दिस ईयर। तालियां होनी चाहिए। उसमें कुछ पैसे मेरे भी हैं, कुछ आपके भी हैं, क्योंकि सनत टैक्स नहीं देती, इनके नहीं है। 36.5 की ग्रोथ हुई है टैक्स कलेक्शन में फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, माशाल्लाह। एंड इन नवंबर अलोन 470 बिलियन रुपीस का टैक्स कलेक्शन हुई है, जिसमें मेरे पैसे हैं, आपके पैसे हैं, कायनात के हैं, उर्शिया के हैं, आपका डाउटफुल है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पैसे भी हैं। और मैं आपको बताऊं, नवंबर का जो टारगेट था वो इससे थोड़ा सा आगे, वो कम था। 62 बिलियन रुपीस का जो टारगेट है ना, वो हमने ज्यादा अचीव किया है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। यस, असल में टैक्स चोर जो है ना वो चले गए ना इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं, टैक्स चोर चलेगी वो तो चले, एक बात होती है, लेकिन बहुत सारे लोग कतराते भी तो है फाइनल बनने से, उनको पता ही नहीं कितने पॉइंट्स हैं इसके। अच्छा, क्योंकि हम सबको तो पता है, लेकिन हमारी ऑडियंस भी यकीनन देख रही है, तो उन्हें मजीद अच्छा गाइड कर सकें यूनस, तो हमें बताएं कि FBR क्या है। मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी जो जॉब है बेसिकली, एक फेडरल का इदारा है, ठीक है, फेडरल मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, एंड ये बेसिकली कलेक्ट करता है टैक्स, इनकम टैक्स, सस्पिशियस मनी लॉन्ड्रिंग, उसके केसेस को इन्वेस्टिगेट भी करता है, क्राइम को। नैब दूसरा काम करता है, नैब ब्लैक मनी पे काम करता है, ये व्हाइट मनी पे काम करता है। अगर आप अपना व्हाइट मनी छुपा रहे हैं ना, तो ये FBR वाला आएंगे, भाई दे दें आप।
अगर आप अपना ब्लैक मनी छुपा रहे हैं तो नैब आएगा, इधर एफबीआर आएगा, हमें व्हाइट मनी से दे रहे हैं, हमें आप नहीं जानते ब्लैक मनी आपका क्या है। जो लोग कर रहे हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, वो तो फिर नैब का केस है। लेकिन जो व्हाइट मनी छुपा रहे हैं, जैसे मुझे सैलरी मिल रही है बट मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ, तो वो तो व्हाइट मनी है, ऑन पेपर है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, लेकिन मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ। चोर है, ये चोर है यूनुस पे। भाई वाह यूनुस, क्या ही तगड़ा टॉपिक लाए आप, क्योंकि इसके बारे में लोगों को वाकई जानने की जरूरत है कि ये कैसे काम करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए, आप जो देख रहे हैं उनको पता चले। जैसे आपने वाह बोला ना, तो मेरे अंदर का तो शायर निकल आया। मैं सोच रहा था कि शायरी से बताऊं, लेकिन मैं नॉर्मल बताऊंगा। देखिए, एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पहले इट वाज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आपको मेरे साथ पास में जाना पड़ेगा, आंखें बंद करें, हम टाइम मशीन अपनी स्टार्ट करेंगे। 1924 पहुंच गए हम। 1 अप्रैल 1924 ये हुआ। अब पूरी दुनिया ये सोच रही है, पाकिस्तान स्पेशली, कि क्या ये हमारे साथ अप्रैल फूल प्रैंक हुआ है, कि ये क्यों हुआ, टैक्स, ये क्या बात है, टैक्स क्यों देना। ये 1 अप्रैल 1924 को एक बॉडी बनाई गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। फिर उसके बाद 1944 में एक अलग डिवीजन बना दी गई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कनेक्ट नहीं करती थी, दैट वाज रेवेन्यू डिवीजन। ठीक है, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, इस जो ये है ना हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर 1960 में, फिर कमिंग बैक टू 1960, ये वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री में चला गया। ठीक है, फिर 74 में वापस चला गया रेवेन्यू डिवीजन में। ठीक है, फिर 91 में वापस आ गया। क्या हो रहा है इसके साथ? ये मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने वो खेली है टेबल टेनिस? ये वो हो रहा था। और 2007 में एक फाइनल एक्ट पास हुआ, एक बिल पास हुआ, जिसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ गया, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ गया, और फिर वहां से कनेक्ट होता गया। अब ये इसकी बेसिकली जॉब यही है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, कि जो व्हाइट मनी छुपा रहे हैं, बच्चों हटो, बच्चों नहीं। बिल्कुल। अच्छा यूनुस, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन जो हमें देख रहे हैं जरूर उनके दिमाग में भी ये पॉइंट होगा कि अगर हम इसके फंक्शंस और पावर की बात करें तो इसके फंक्शंस एंड पावर्स क्या होंगे? देखिए, पावर तो यही है कि वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, अथॉरिटीज, ये इनका मेन प्राइम यही है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, अप्रूवल भी देते हैं ये फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है कोई, मैं कहता हूँ कि मैं ये इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ जिससे फर्दर पाकिस्तान के लिए बूस्टिंग होगी, चीजें होगी, तो वो कंपनी में रजिस्टर कर सकता हूँ टैक्स फ्री। मेरे पे टैक्स नहीं होगा, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, इनकम ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक। बेसिकली जो मेरी इनकम आ रही है, जैसे मैं आवाम को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं पैसे इनसे चार्ज कर रहा हूँ, तो वो टैक्स फ्री में चला जाता है। ठीक है, अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओज है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैं स्कूल खोलता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, और मैं रजिस्टर करवाया मेरे नॉन प्रॉफिट में, मेरे पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा, जो कि अक्सर लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा। ओके, लेकिन जो इनकम आएगी मेरे पास वो फिर टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, जो एनजीओज और आपकी वो होती है पाकिस्तान में है, आप रजिस्टर कराएं तो आपकी एनजीओ फ्री हो जाएगी। ठीक है, नंबर 3, अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, आप 4 मेरे एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, मैंने आपको ट्रेनिंग कराई क्योंकि उस ट्रेनिंग से ना आप पाकिस्तान को फर्दर ग्रो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग करा दी मैंने आपको। ठीक है, आप 4 रुपए मेरे अलग से 4 लाख रुपए लग गए, कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 4 लाख मैं आपकी ट्रेनिंग पे लगा चुका हूँ। तो ये मेरे पास अपने ऑडिट्स में चीजें लिखी हुई कि 4 लाख मैंने ट्रेनिंग लगा दिया। तो मैं फेडरल एफबीआर के पास जाऊंगा, मैं उनको कहूंगा देखिए यार ये हुआ है, मैंने 4 लाख रुपए लगाया, बताएं। एफबीआर वाले आपको फेवर देंगे, वो 10 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ, उसमें से 4 लाख काट देंगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग पे लगाए, 6 लाख से मेरा टैक्स कटेगा। तो एफबीआर बहुत काम कर रहा है, आपको सिर्फ रजिस्टर होना है उनके साथ। यूनुस, मेरा एक सवाल है, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और मुझे लगता है कि वाकई में इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक बात बताएं कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या क्या फ़ायदा है? देखिए, पहले तो इंग्लिश का इशू है क्योंकि वहाँ नॉन लिखा हुआ है, वहाँ नॉन नहीं लिखा हुआ है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि शी सेड फायदा। हाँ, शी सेड फायदा। ओके, फायदा बता देता हूँ। अगर आप फाइलर हैं तो 10% आपको देना पड़ेगा अपनी इनकम पे। ठीक है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 20% देना पड़ेगा आपकी इनकम। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तब की ये बात है। अगर 5 लाख से ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, तो आप देंगे 15% फाइलर्स, और जो 30% है नॉन फाइलर्स है वो 30% देंगे।
तो ये इतना मुश्किल नहीं, आप फाइलर हो जाएं, आपके टैक्स है, बाद में आपको रिटर्न भी मिलता है। नॉन फाइलर्स अपना नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल। उनको पैसे वापस मिलते हैं फाइलर बनने पे। मैं बिल्कुल। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मुझे फाइलर बनना था मैं बहुत घबरा रही थी कि मुझसे हर चीज की पूछगिछ की जाइए, आपके पैसे जो अकाउंट में आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बट उसका कोई नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, जो आप जैसे कमा रहे हो आप बता दो कि ये मेरी इनकम का है सोर्स, तो मैं यहाँ से कमा रही हूँ, दिस इज इट। बिल्कुल तंग नहीं करते और सिर्फ ये नहीं, क्योंकि हमारी आवाम को ना कुछ एक्स्ट्रा फायदे बताने पड़ते हैं, तभी ये इम्प्लीमेंट करती है चीज़ों पे। आप ट्रस्ट करें कि आपको जिस भी कंट्री में जाना है उसका वीज़ा बहुत आसानी से मिलता है, चाहे आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन क्यों ना, अगर आपने आपको फाइलर नहीं करवाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं कर, उनके वीज़ा में बहुत इश्यूज होता है। ब्रेक पे जाने से पहले यूनस एक छोटा सा सवाल, फिर आप इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यूनस मुझे ये सवाल पूछना है कि अगर कोई भी इंसान, जैसे FBR आपने इतने डिटेल में बताया, यकीनन लोगों को समझ भी आए, फायदे भी समझ आए, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि नॉर्मल लोगों के दिमाग में आता है कि हम टैक्स देते हैं, तो क्या गारंटी कि इस इदारे में करप्शन नहीं होती हमारे टैक्स के साथ? और इसी बात पर मुझे लगता है छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये बात बोल दूं, एक शेर हो जाए, इंग्लिश शेर है, मिक्स है, रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, टैक्स मत चोरी कर, अरे पकड़ा जाएगा तू। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आप सब जानते हैं कि मैंने यूनस से एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब उन्होंने शायरी से जवाब नहीं दिया, शायरी आपने की, अब जवाब भी दे दीजिए। आपका सवाल, जनता जानना चाहती है। आपका सवाल ये था कि क्या आवाम इस बात पे कैसे मुतमईन हो जाए कि FBR में करप्शन नहीं है। देखिए, करप्शन तो हर जगह है। हमारा चाय वाला भी करप्ट है, आपको पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो आधा कप चाय देता है, नहीं वो एक पत्ती को 10 दफा रीयूज करता है। जी बिल्कुल, गिलास आपके धुले नहीं जाते। देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, शायद भाई वी लव यू, लेकिन बट हैविंग सेड दैट, देखिए करप्शन हर जगह, ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर। इट्स ऑल अबाउट कि एक इदारा, एक इंस्टीट्यूट क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, उसका विजन क्या है, एटलीस्ट हमें उसकी विजन के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर तो पूरा इदारा करप्ट है तो मैं सबसे पहला होऊंगा जो कहेगा कि आप ना दे टैक्स, लेकिन एक इदारे का विजन है, वो इतना टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो वो लगेगा भी आवाम पे। डोंट वरी अबाउट दैट। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है जो हमारे अवाम को जो है वो चेंज करनी चाहिए, वो ये है कि जो एक डर होता है ना लोगों के अंदर कि हम अगर फाइलर बन जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, कि हमारे जो अकाउंट है वो पूरा ही अकाउंट खाली हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपने ये समझना है कि जो अमाउंट आपकी एक होती है, यानी कि आपकी अमाउंट पर 10% 15% जो टैक्स मतलब होता है आप पर ऑफिशियली जो अलाउ होता है, सिर्फ वही कटता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड किया है उसमें से आपके सारे पैसे कट जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं खुद देखती हूँ, वो कहते हैं अगर हम फाइलर बन जाते तो ऐसा ना हो कि हमने जो अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड करवाया था उसमें ये हो कि वो हमारे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल कंपनी में होते हैं कि उनका अगर कोई अमाउंट ज्यादा डाले तो ये पैकेज आपका लग रहा है, ये पैकेज लग रहा है, तो उसमें से आराम से तब तक पीछे पड़ते हैं जब तक पूरा बैलेंस ना खा जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेफ होती है, बिल्कुल सिक्योर होती है और ज्यादा सिक्योर हो जाती है। यानी कि जो आप लोगों को डर होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपके अकाउंट्स हैक तक हो जाते हैं, यानी कि आपके जो पैसे हैं वही जो है वो जाली बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए आपके ही अकाउंट से निकल जाएंगे, पूरे वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी अमाउंट जो होती है वो काफी ज्यादा सिक्योर होती है। सना, मैं भी इसमें छोटी सी बात ऐड करूंगी कि ये हमारा जो हम टैक्स जो हम भर रहे हैं ये हमारा फर्ज है। Exactly. क्योंकि हम दूसरे लोगों को जो हमसे नीचे तबका है और जो इन सब चीज़ों के लिए सर्वाइव कर भी नहीं पा रहे, तो ये उनको हम फीड कर रहे हैं। जैसे कि फीड की बात हो रही है, वो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताती हुई चलूँ कि हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल और जितने भी ऐसे इदारे हैं जिनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, वो हमारे टैक्स से ही सपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा उर्शिया, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो ये भी है कि जो अवाम वहां पर बैठकर जो है वो टीवी पर न्यूज देखते हैं और प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं और सारा दिन हम हुकूमत को जो ट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो भी सिर्फ उनको राइट है जो फाइलर है। अच्छा, इंसान कहीं ना कहीं इंसान जो है ना आकर सेल्फिश हो जाता है कि मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या प्रॉफिट है। मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं आज से
2 साल पहले फाइलर बनी थी, और 2 साल पहले भी मैं जॉब करती थी, लेकिन मेरा कभी ख्याल नहीं आया। मुझे तब ख्याल आया कि जब मुझे था कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवलिंग करनी है, मुझे दुनिया घूमना है। मैं अपनी बात अगर करूँ ज़ाती तौर पर, किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद, तो उससे पहले मैं भी नहीं इतना इंटरेस्ट लेती थी FBR और टैक्स एंड ऑल। तो जब मैं वीज़ा के लिए गई तो मेरा एक वीज़ा एक कंट्री का नाम नहीं लेती, लेकिन रिजेक्ट हुआ। तो वो उन्होंने रीज़न ये दी कि मैम वैसे तो क्योंकि आप मीडिया से हैं, तो मीडिया का ऑलरेडी जो गूगल पे प्रोफाइल मौजूद होता है, जो मीडिया से लोग वाबस्ता होते हैं, तो इस तरह तो कोई वो नहीं है कि दहशतगर्दी फंडिंग एंड ऑल, वो तो नहीं। बाकी सारी चीज़ें क्लियर की, इंटरव्यू भी पास किया, बट उन्होंने कहा कि आप नॉन फाइलर हैं। जब आप अपनी कंट्री के अपने लोगों को टैक्स, मतलब उनकी हेल्प नहीं करते, यहाँ टैक्स नहीं देते, तो आप हमारी कंट्री के लिए, आप अपने मुल्क के लिए सिंसियर नहीं है। उसके बाद आपने फाइलर बने। जी। हाउ सेल्फिश। Yes, that's why मैंने बोला ये बात। मैंने ये बात देखी, इसलिए मैंने कहा कि दूसरों पे मैं क्या उंगली उठा, मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि मुझे एक चीज़ ने जो है बहुत अट्रैक्ट किया कि अच्छा ठीक है, मतलब FBR या आप फाइलर बने, और फाइलर बनकर अपनी कंट्री को तो आप प्रॉफिट दे रहे हो, लेकिन दूसरी कंट्रीज में भी आपका इमेज बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। और उससे ज़्यादा मजीद फ़ायदा ये है कि आपको एक चीज़ है, आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बहुत ईजी आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं, तुम फाइलर और नॉन फाइलर, फाइलर को बोलने का हक है, वो मुल्क के बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स में बोल सकता है। नॉन फाइलर भाई तुम तो टैक्स ही नहीं दे रहे, तो बोलोगे क्या? एक सेकंड मैं भी कनेक्ट करना चाह रही थी। मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आप कनेक्ट कर रही हैं। एग्जैक्टली, फिर आप करेक्ट कीजिएगा अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो जैसे कि कायनात ने कहा कि सेल्फिश, आपने कहा ना सेल्फिश है, तो मतलब आप देखिए सेल्फिश होकर ही आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट अबाउट हेल्पिंग, ये हमारा अपना मफाद है इसमें, अगर ये हमारा फर्ज भी है। वेट अ मिनट अर्शिया, सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमारी अवाम की अगर मुझे कोई लगती है तो वो ये है कि जो चीज जिस चीज के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है वो उसको छोड़ के मेरा इसमें फायदा तो मैं करवाऊंगा। ये इंसानी फितरत है। मैं आपकी बात को डिस्कनेक्ट करता हूं और अपनी बात को कनेक्ट करके आप उनकी बात को करेक्ट करता हूं। देखें, ये इधर मसला फाइलर और फाइलर का ये नहीं कि टैक्स नहीं देते, टैक्स तो वो भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सेल टैक्सेस हैं, सब है, वो फाइल नहीं कर रहे हैं। आप ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं, आप बस जाके बता दें कि ये मैंने ये फाइल किया है, ये मेरी इनकम थी और ये मैंने जी। और आप, मैं बताता हूँ कि वो एक पक्की रसीद एक है टर्मिनोलॉजी, कि आप किसी भी जाएं, सुपर स्टोर जाए तो उसको बोले पक्की रसीद दे, तो उसमें इंक्लूडेड टैक्स होता है। अगर आप रसीद ही नहीं मांगे तो उसका तो ब्लैक मनी में चला जाएगा, वो टैक्स है। तो वो भी शॉपकीपर जो है वो भी चोरी कर रहा है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि वो किस तरह से फाइलर बन सकते हैं, कितना बड़ा जो है वो प्रोसेस है। सबसे बड़ी चीज ये है, और बहुत सारे लोग जब उनको इल्म नहीं होता ना किसी चीज का, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर भी देना चाहिए कि आपको, मतलब जिस तरह हम आज ये टॉपिक लेकर आए, यूनस लेकर आए ये टॉपिक, और हम इस पर बकायदा पूरी तरह डिटेल से बता रहे हैं, तो मैं यूनस आपसे ये चाहूंगी कि आप इस लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए ये भी इंफॉर्मेशन दें कि आप किस तरह से FBR के ऑफिस जा सकते हैं, या किस तरह से आप फाइलर बन सकते हैं। सना, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है, उतना ही खूबसूरत मैं जवाब दूंगा, क्योंकि हम सब खूबसूरत है, पाकिस्तान खूबसूरत है। आप सबने फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया होगा, सेम चीज इधर है। FB का पोर्टल है, FBR का पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां पे जाएं, CNIC अपना नंबर और एक ईमेल एड्रेस, जीमेल का हो, वो याहू का हो, या वो हॉटमेल का हो, डजंट मैटर, इट्स अप टू यू। आप ये बनाएं, ठीक है, और उसके बाद फर्दर आप जितना उसमें जाते रहेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलती रहेगी। फिर आपका एंटी नंबर भी मिल जाएगा, फिर आप फाइल भी कर सकते हैं। एक और बहुत ही फायदे की बात है, और ये तो आप सब कान खोल के सुनिए, क्योंकि ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी इस सारे टॉपिक की। तो मजेदार चीज बताती चलूं कि नॉन फाइलर को 30% देना पड़ेगा, बट जो फाइलर्स है उनके लिए बड़ी सहूलत है, उन्हें सिर्फ 15% देना पड़ेगा। तो ये देखें आप, आपके लिए, अपनी देखें आवाम को सहूलत के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ये चीज निकाली गई। तो प्लीज इससे जाएं और फैज़याब होएं। और इसके साथ हम भी जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन आप ये जरूर सोचिएगा कि आपको आज ही की तारीख में फाइलर बनना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हमारा शो इज ऑल अबाउट इंफरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। हम इसमें एंटरटेनमेंट भी करते हैं, मतलब अपने देखने वालों को जो है, अपने मदाहों को हम हंसाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा उदास भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमारा फोकस होता है, हम अवेयरनेस का कोई मैसेज दें या कोई एजुकेट करें, ऐसी बात करें जिससे आपकी, या तो आप कुछ ना कुछ सीख सकें या किसी चीज़ के बारे में हम आपको आगाही दे सकें। तो मैं वापस से अपनी उसी बात पे लग जाती हूँ, या उसी जॉब पे लग जाती हूँ जो मेरा काम है। मैं रोज़ाना आकर आपको कहीं ना कहीं एजुकेट कर रही होती हूँ। मुझे लगता है
कि सबका ना अपना अपना एक स्टाइल है। तो कोई करंट अफेयर से बात कर रहा होता है, कोई एजुकेशन की बात कर रहा होता है, कोई अवेयरनेस का मैसेज दे रहा होता है। तो सबने एक एक डिपार्टमेंट उठाया हुआ है कि इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। तो आप बच्चों को एजुकेट कर रही हैं। नहीं, मतलब बेसिकली सबके लिए ये क्योंकि रिसर्चेस आजकल बड़ी दुनिया में होती रहती हैं और साइंटिस्ट जो है, मुझे भी बचपन में वैसे बड़ा शौक था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं या फिर साइंसदान बन जाऊं, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था और आज मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को कुछ ना कुछ लेकिन सिखा आप बहुत रही हूं। अच्छी बनी है जो बनी है। क्लैपिंग फॉर माय ओन सेल्फ, मुझे लगता है। सेल्फ ऑब्सेशन एट इट्स बेस्ट जी। नो आई एम नॉट नार्सिसिस्ट, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो लोगों की खिदमत में खुद को पेश करने के लिए सुबह आती हूँ और अपने लोगों की खिदमत में हाजिर होकर उन्हें तो आज आप क्या लेकर आएंगे ना तो खिदमत में कौन पेश सी करना न्यूज़ लेकर चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। मतलब आपको मेरी स्पीच कहीं ना कहीं बोर कर रही थी कायनात, आपने इतना ड्रैगन का एक्शन दिया है। नहीं, मैंने कहा कि आज आप क्या लेकर आएंगे, क्योंकि आज आप खुद माशाल्लाह से बहुत प्रिटी लग रही हैं, तो मुझे था कि शायद कोई आज मैं ये लाई हूँ कि पिंक कलर कैसे दरियाफ्त हुआ था। ओके ओके नो आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साइंस से रिलेटेड एक नई तहकीक सामने आई है, एक रिसर्च हुई है अभी हाल ही में, उस पे बात करना चाहूंगी। सिंस वी ऑल आर विमेन्स, आपको निकाल के आप Yes. मर्द हैं, तो लेकिन ये आप पे भी लागू होता है क्योंकि उम्र का जो एक खौफ है ना कि हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता मतलब उस चीज की तरफ जा रहे हैं जहाँ शायद हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि बुड्ढे हो रहे हैं हम लोग। शौक नहीं है जी, हम बुड्ढे हो रहे हैं और हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वक्त रुकता नहीं, ऐसे इंसान की उम्र भी नहीं रुकती, तो वो बढ़ती चली जा रही है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप सब बड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज के टॉपिक में आप सबके लिए बहुत ही बुनियादी मालूमात है, जिससे मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपकी एज को रोक सकती हूँ या उसको रिवर्स कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और मुझे लगता है कि ये सबके साथ शेयर करनी चाहिए। इंसानों की एजिंग होती है, इंसान दिन ब दिन बूढ़ा होता चला जा रहा है, बच्चे बड़े होते जानवर भी जा होते रहे हैं बूढ़े। हैं और हमारी ख्वाहिश होती कि काश हम छोटे ही रहते, हम बड़े ना होते, स्पेशली औरतों की। स्पेशली औरतों की। और जब बच्चे होते हैं तो हमें बड़े होने का शौक होता है, अब बड़े हो गए तो वापस से दिल चाहता है कि हम छोटे हो जाएं, लेकिन खैर ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो एंटी एजिंग होती है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और भी डिफरेंट क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में जो, लेकिन सबकी एज बढ़ती है। बट नाउ आई एम टेलिंग यू कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी क्रिएचर्स हैं जिनकी एज नहीं बढ़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसका नंबर 1 एग्जाम्पल है लॉबस्टर। लॉबस्टर्स की हम बात करते हैं, लॉबस्टर्स की एज नहीं बढ़ती है, वो सिर्फ इस तरीके से मरते हैं या तो अगर उनको खाने के लिए शिकार कर ले उनका, क्योंकि लॉबस्टर इज़ अ वेरी लग्जरी आइटम और लोग उसको बड़े शौक से खाते हैं। मैंने खुद खाया है, मुझे उसका सूप भी बहुत पसंद है। तो आप बड़े लोग हैं। नहीं, इसमें बड़े लोग वाली बात क्या है? हम तो छिपकली का सूप पीते हैं। तो फिर आप छिपकली का सूप पीते, तो मुझे लगता है आप चाइना से आए हैं। जी हाँ। And you look like Chinese as well. Okay, now coming back to my point. तो नाउ लॉबस्टर की एज नहीं बढ़ती। अब आप देखें जेलीफिश, बहुत अदना सी छोटी सी क्रिएचर है। अब जो जेलीफिश है उसकी एज रिवर्स होती चली जाती है, वो बड़ी नहीं होती है। जेलीफिश के जो सेल्स हैं जो हमारी एज को कंट्रोल करते हैं, वो उसके रिवर्स होते जाते हैं। तो जेलीफिश ना कभी बड़ी होती है ना कभी छोटी होती है, वो उतनी ही रहती है। अब मैं इंसानों की अगर बात करूं, लाइक हम लोग, हमारी तो एज होती है ना, तो हम कैसे एजिंग की तरफ जाते हैं? वैसे कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबका कोई ना कोई काम है। मुझे लगता है चूहों को इसीलिए बनाया गया कि उसमें हर चीज़ टेस्ट एंड ट्राई की जाए पहले, बलि का बकरा वो बन जाए। लेकिन ये जो करंट तहकीक हुई है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वो ये है कि एक चूहा था, उसके पहले तो मैं बताती चलूँ कि हमारे दिमाग के इधर मिड में वो हिपोथैलेमस हिस्सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं कि वो कंट्रोल करते हैं हमारे गुस्से को, हमारे डर को, हमें भूख लगती है, जो हमें नींद आती है, ये सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है, उसको फंक्शन वो जो ब्रेन के मिड में हिपोथैलेमस है वो कर रहा होता है। नाउ अब हिपोथैलेमस में ही एक सेल पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है स्टेम सेल्स ऑफ ब्रेन। तो दिमाग के वो जो स्टेम सेल्स होते हैं, वो ये चूहों की मैं बात कर रही हूँ। चूहों में से एक चूहे को टेस्ट किया गया, उसके अंदर से निकाले गए उसके दिमाग से स्टेम सेल्स। अब वो जो चूहा था जिसके दिमाग से सेल्स को निकाल लिया था, वो क्योंकि वो सेल्स ना आपकी मेनली एजिंग का ही काम कर रहे होते हैं, तो अब वो जो चूहा था वो फौरन से बूढ़ा होने लग गया, ठीक है, एकदम से उसकी एज आना शुरू होगी। लेकिन अब वो जो सेल वो जो उसके दिमाग से निकाल के लगाए थे सेल किसी दूसरे के चूहे में, अब वही चूहा अपनी जो उसकी नॉर्मल जिंदगी के दिन होते हैं उससे वो 200 दिन ज्यादा जिंदा रहा है। तो वो जो एज कर रहा था, एजिंग सेल्स थे उस चूहे के दिमाग में, उससे निकाल दिए, तो वो मरने की तरफ, मतलब बूढ़ा होने, मरा नहीं बट ऑब्वियसली बूढ़ा होने लग गया,
ज्यादा जल्दी उसकी एज होने लगी। अब वही सेल जब दूसरे चूहे में लगाए तो उसने अपने आम लाइफ स्पैन से थोड़ा ज्यादा जीना शुरू कर दिया। तो यही चीज, क्योंकि अब दिस वुड बी सो इंटरेस्टिंग अगर हम यही सेम चीज इंसानों के दिमाग के साथ कर दें, तो आपको क्या लगता है? अच्छा, तो अब आप लोग ये चीज समझे कि एजिंग होती कैसे इंसानी बॉडी में। हमारी बॉडी में एक टीलोमेर्स एक्स, अगर किसी की बायो थी जिसने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें एक्स करके एक हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम टीलोमेर कहते हैं। तो ये टीलोमेर्स जब जैसे आपने शूज के लेस देखे कॉर्नर से वो प्लास्टिक उनको जोड़ के रखते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे एक्स करके टीलोमेर्स बने होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर जो नीचे जो बिल्कुल उनके एंडिंग्स पे कॉर्नर्स पे जो उनको समअप की होती है, जिसने मतलब एक तरह से जिसने समेट के रखा होता है, तो वो इस तरह से वो टीलोमेर्स नीचे लगे होते हैं क्रोमोसोम्स के, यूं एक्स के चारों कॉर्नर्स पे, ठीक है, ये एक्स है और ये इसके चारों कॉर्नर्स पे वो टेलोमेर्स है जिसने उसको बना के रखा है, जो बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी बॉडी की चीज़ों को, स्पेशली एजिंग को, क्योंकि ये मैं स्पेसिफिकली एजिंग के बारे में बात करूँ तो एजिंग में इनका सबसे अहम किरदार होता है टीलोमेर्स का। तो ये जो आपकी बॉडी में टीलोमेर्स पाए जाते हैं ये आपके डीएनए को प्रोटेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये टीलोमेर्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता शेव होना शुरू हो जाते हैं। जब ये शेव होना शुरू होते हैं, मतलब नकल करते हैं ना एक दूसरे की नकल में और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो जब ये शेव होना शुरू होते हैं तो इनके जो साइड्स की वो जो मैं बता रही हूँ, जो जिसने इनको होल्ड किया होता है वो झड़ना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ ने इनको होल्ड करके पकड़ के रखा होता है, वो जब उससे चीज़ उतर गई है तो वो तकसीम होंगे पूरी बॉडी में, और उससे क्या होता है कि इनकी जो फंक्शनिंग है, क्योंकि एक नेचुरल सिस्टम है, उससे वो चीज़ हट रही है, तो जो उसका काम है उसमें मसले रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो ये एंटी एजिंग सेल्स हैं जी। तो जब अपनी काम से अपने सिस्टम से ये हट जाएंगे और उल्टा चलेंगे तो वहां से आपकी फिर एजिंग होना स्टार्ट होती है। तो होता क्या है कि जब इनका एक नेचुरल सिस्टम है, जब ये उस तरीके से काम नहीं कर रहे होते तो ये डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, लेकिन ये मरते नहीं है। लेकिन अब अगर वो जिंदा भी हैं, एग्जिस्ट कर भी रहे हैं आपकी बॉडी में, तो उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपना फंक्शन नहीं कर रहे। तो अब वो जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन उसने जो अपना काम था वो तो करना बंद कर दिया ना। लेकिन इस पे थोड़ा सा और तबसरा करेंगे, बट यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे एंटी एजिंग के बारे में। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, तो मैं उनको बता दूं कि हम एंटी एजिंग के बारे में तो बात करें, लेकिन हम बिल्कुल ब्यूटी क्रीम्स की बात नहीं करें जो आपको छोटा दिखा सकती हैं, क्योंकि स्पेशली अगर औरतें सुबह स्नैक्स या चाय लेके बैठूंगी तो गौर से देख रही होंगी अभी कोई टोटका या कोई हल आएगा जिससे आप छोटी या और नौजवान लग सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। साइंस ने एक जो रिसर्च की है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एजिंग को इस तरीके से रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन अब तक ये किसी भी इंसान पर नहीं हुई है। और शायद इसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि अभी एक और बाहर के मुल्क में ऑपरेशन हुआ है और उसमें क्या बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है कि पिग का जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट कर दिया गया है एक ह्यूमन बॉडी में, और वो सक्सेसफुल हुआ है उनका ऑपरेशन। अच्छा अनंत, इसका बिकॉज़ आई टेल यू कि इसकी जो डीएनए है ना, जो पिग का डीएनए, दैट इज 96% सिमिलर टू अ ह्यूमन। वैसे अनंत बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए आज। वैसे हमेशा ही अच्छा टॉपिक लेकर आते हैं आप सब, लेकिन आज यूनुस ने भी हमारे टॉपिक में अपने टॉपिक से हमें और अच्छा एजुकेट किया। इन्होंने तो खुशखबरी दी है क्योंकि ये हमारी खुशखबरी क्वीन है। लेकिन आपके टॉपिक पे वापस आते हैं, ये जो आप बता रही हैं एंटी एजिंग पे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं, अगर हम हमेशा कहते हैं सादा अल्फाज, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को समझ नहीं आती, इसका मतलब ये कि हम मजीद अच्छा समझा सकें। तो आप मुझे प्लीज़ ये बताएं कि ये जो रिसर्च है, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट क्या है? क्योंकि आपने भी समझाया था बहुत साइंटिफिक हिसाब से, लेकिन सादा अल्फाज में। वेरी गुड क्वेश्चन, और ये मेरा पॉइंट था, लेकिन इस पे मैं सोच रही थी कि मैं बाद में बिल्कुल जब मैं टॉपिक को सम अप करूंगी एंड में बताऊंगी। तो फायदा इसका क्या है? चलिए मैं आपको फायदा बताती हूँ कि अगर ये सेम प्रोसीजर जैसे कि चूहों पे अभी मिसाल के तौर पे अप्लाई किया गया और उनके नताइज भी सामने आए हैं और बड़ा सक्सेसफुल रहा कि उसकी यंग में, जैसे कि ये पता चला कि 200 दिन वो ज्यादा जिए अपने नॉर्मल लाइफ स्पैन से, तो अगर सेम प्रोसेस इंसान के साथ किया जाता है तो जी हाँ बिल्कुल आपका जो जिंदगी का दौरानिया है, आपकी उम्र बढ़ सकती है। और इंसान पे अगर ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है तो आप 35 साल 35 इयर्स अपनी उम्र से ज्यादा जी सकते हैं, Until unless कोई नेचुरल डेथ आपकी ऑलरेडी लिखी हुई हो। एग्जैक्टली उसका तो मैं किसी भी जिम्मेदारी। इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि टर्टल जो होते हैं और एलिगेटर्स होते हैं वो भी ऐसा है, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा है। एलिगेटर या क्रोकोडाइल्स जो हैं वो तो मरते नहीं है अगर until unless कोई उनको जख्म ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जाए, उनकी कोई ऐसी बीमारी के अलावा वो मरते नहीं है।
ये बहुत सारी मतलब उनकी क्रिएचर्स ऐसी में वो है। चीज़ है कि लाइफ स्पैन के लिए ये जो प्रोसेस है इसका, ये जो आप स्टेम सेल्स निकालने की बात कर रही हैं, इसमें सवाल बड़ा गहरा है कि क्या किसी और इंसान के दिमाग से ये निकाल के जो सेल्स हैं वो दूसरे ह्यूमन में इंजेक्ट होंगे, ये पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया यूनुस आपने। और इस सेल का जो अहम कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये सेल जो अहम काम कर रहा होता है हमारे दिमाग में, दिमाग की बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सेल्स हिपोथैलेमस में पाए जाते हैं। अगर इंसान के दिमाग से, हिपोथैलेमस से ये सेल्स हम निकाल देते हैं तो उसका नुकसान होगा ना पहले बॉडी पे। तो उसका नुकसान सबसे पहले तो ये होगा कि आपको डायमेंशिया, मतलब भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, फिर आप कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से एथलीट नहीं बन सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको स्लीप में प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके अंदर बहुत सारी लेजीनेस और 10 तरह की दीगर मसले मसल और बीमारियां यहाँ से जनरेट होना शुरू होती हैं। जी, वो मैंने बताया था ना कि खौफ और सोने का और भूख का, वो भी आपके हिपोथैलेमस से ही कनेक्टेड है। तो ये सेल आपकी बॉडी में हर चीज़ की रिप्रोडक्शन के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। और अगर ये सेल्स आप निकाल देते हो, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था, मैं उसी सवाल पे आना चाहती हूँ वापस, कि अगर हम ये किसी इंसान में डालते हैं तो वो ज़्यादा अपनी नॉर्मल उम्र से 35 साल ज़्यादा जी लेगा। जी लेगा, लेकिन उसके लिए ये है कि आप किसी बूढ़े इंसान का नहीं डाल सकते हो। लेकिन अभी इस पे मजीद साइंटिस्ट तहकीक कर रहे हैं और भी बहुत सारी वक्तन ब वक्तन रिसर्चेस सामने आती रहेंगी, बट उसके लिए ये कि अभी किसी इंसान पर ये नहीं हुआ है। लेकिन कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है बैरून मुल्क इस तरह की बड़ी इनोवेटिव सी रिसर्चेस सामने आती रहती हैं, वो इस पे काम करते रहते हैं और उसको यकीनी ज़िंदगी में कैसे इस पे अमल लाया जा सकता है, इंसान को कैसे वापस से छोटा या वापस से छोटा तो नहीं बोलेंगे, वापस से जवान कैसे कर सकते हैं जब वो अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है। तो फिलहाल ये माउस पे हुई है, लेकिन अनकरीब जैसे ये इंसान पे होगी तो मैं दोबारा से इस टॉपिक पे रोशनी डालूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि अब इंसान पे हुई है और अब इसके ये नतीजे सामने आए। मैं आपकी चीज़ पर जो है वो थोड़ा ऐड भी करना चाहूँगी कि आपने कहा ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें बहुत ही आसान अल्फाज में मैं अगर जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनको बताऊँ कि हमारी जो पूरी बॉडी उसमें जो है वो 46 तादाद है वो क्रोमोसोम्स की होती है। टोटल एक पेयर की बात करें, 46 तादाद हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स की होती है एंड 92 जो है वो हमारी बॉडी के अंदर टीलोमेयर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। लेकिन जो टीलोमेयर्स होते हैं वो, जैसे अनम ने कहा कि वो डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब आपकी जो एजिंग जब आती है या इसका जो मेन पॉइंट मैं कह दूं आने लगती है, वो बेसिकली जब आपकी ये टीलोमेयर्स जो है वो श्रिंक करने लगते हैं उस वक्त, क्योंकि वो अब ये चीज़ मतलब जैसे डिवाइड होती है ना, तो ये अपने दिमाग में रखें कि एक अगर हम हैं कोई काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो हम तब तक करेंगे जब तक हमारे अंदर इम्यूनिटी है, तब तक हम वो काम करेंगे। इसी तरह से इनका भी जो ये डिवाइड होने का सीन है वो सिर्फ और सिर्फ 50 टाइम्स का होता है, मतलब वो 50 बार जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा बार वो नहीं हो सकते। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके जब एजिंग होती है तो वो खुद ही श्रिंक करने लगते हैं, यानी कि वो खुद ही खुद जो है वो सुकड़ने लगते हैं। और जब वो सुकड़ने लगते हैं तो आपकी बॉडी में जो आप देख रहे होते हैं, बहुत सारी वुमेन्स के खास तौर पे आपको हड्डियों के मसले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल जो मैं जेनेटिकली बात नहीं कर रही, लेकिन जो आपके बाल सफ़ेद जब होते हैं, आप में सफ़ेदी कहते हैं, सफ़ेदी आने लगती है। तो जब आप में सफ़ेदी आने लगती है तो उसका इनडायरेक्टली मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपकी जब जो आपकी टीलोमेयर्स है वो जब श्रिंक करने लगते हैं उस वक्त करते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। वो नंबर 1 ये है कि आपके डीएनए जो है, डीएनए वो ठीक होना चाहिए। अब डीएनए का क्या सीन है कि डीएनए का सबसे पहली चीज़ ये है कि डीएनए तभी खराब होगा जब आपके एक तो वो जेनेटिकली अगर आप में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा अगर फिजिकली आ रही है, और आपकी जो है वो केमिकली अगर कोई अंदर ऐसा कोई हो गया, आपका बायोलॉजिकल मतलब हो गया, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, तब आपका डीएनए जो है वो खराब होगा। तब आपके अंदर एक होता है ना कि अर्ली एज में एजिंग आ जाना। बहुत सारी हमारी फीमेल्स होती हैं या बहुत सारे मर्द हजरात होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी उम्र तो अभी 30 भी नहीं पहुंची लेकिन मेरे पूरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या मेरे रिंकल्स आना शुरू पहले बूढ़ा भी लगने लग जाता है। एग्जैक्टली, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं कि आपकी बहुत अर्ली एज में जब आपकी बॉडी में ये टीलोमेयर्स जो है वो श्रिंक करने लगते हैं, वो डीएनए को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो आपकी चीज़ें होती है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप प्रोटीन जो है वो सही नहीं लेते, यानी कि आपकी जो ग़िज़ा है वो ठीक नहीं होती, तो आपकी बॉडी में जो है वो सारी ये तब्दीलियां आने लगती हैं। सना, इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करूंगी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये मुझे लगता है कि हर घर में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसी 30 अबव जब एज होना शुरू होती है तो ख़वातीन ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं कि अच्छा मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी ट्रीटमेंट्स लेनी है। बट वो जब वो ट्रीटमेंट लेती हैं तो वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, वो हर महीने या हर हफ्ते अफोर्ड भी नहीं कर पाती। बट वो कहते हैं कि हर इंसान जो
है वो बूढ़ा नहीं होना चाहता, वो चाहता है हमेशा यंग और खूबसूरत रहे। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा अलमिया है। मुझे लगता है कि औरतों में ज़्यादा है, मर्दों में थोड़ा कम है, क्योंकि मर्द अगर वो बूढ़ा भी हो रहा है तो वो अपने बुढ़ापे को इंजॉय कर रहा होता है। जी जाते ब्रेक पे जाने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगी, क्योंकि अनम और आज यूनस सबने मुझे बहुत इंप्रेस किया, वैसे ही मैं बहुत इंप्रेस हूँ, लेकिन एक छोटी सी लेकिन एक छोटी सी बात है, प्लीज आप लोग ये चीज रखिएगा। साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च होती है, साइंस जितनी भी रिसर्च करता है, वो हमारे कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके जो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जिंदगी और मौत हमारे रब के हाथ में है। इस चीज से, इस रिसर्च से हम यंग तो दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। और इसी बात पे मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगी हमारे साथ और न्यू टॉपिक। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गपशप। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम एंटी एजिंग पे बात कर रहे थे, और यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा अनम ने समझाया, अगर हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से या अवेयरनेस से आप लोगों को, क्योंकि वही वाली बात है, फिर यूनस कहेगा कि अच्छा बताना ही सदका जारिया है। लेकिन आपने तो ये शो करके बहुत सवाब कमाया। जी, बात काम भी इबादत है यूनस, और हम सब सुबह उठ के इबादत ही करते हैं। इसमें एक सवाल कर दूं जी, क्या लोग कहते हैं कि हम एंटरटेन करते हैं, मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पे हम देखते हैं, तो क्या वो इबादत है और हमें पैसे मिल रहे हैं वो इबादत है? ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है इस पे। आपकी नीयत अगर लोगों को वो करने की है कि आप समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इबादत में और उसके पैसे मिल रहे हैं तो इबादत नहीं है। देखिए मुझे वो तो आपकी मेहनत है। अच्छा, नाइस नाइस। और दूसरी चीज ये है, अगर आप किसी को हंसा रहे हैं वो भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। देखा जाए तो दोनों इबादत है, क्योंकि आप हंसा रहे हैं तो उससे और आप हक हलाली इबादत, है। और हक Exactly. हलाली, एग्जैक्टली हलाल रोजी कमा रहे हैं तो वो भी इबादत है। बट एनीवेज यहाँ पे इबादत की बात चल रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अल्लाह जो है, हकूकुल्लाह में कहीं आपकी पकड़ हो या ना हो, हुकूकुल इबाद में आपकी पकड़ होगी। अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया, तो जब तक वो इंसान आपको माफ नहीं करेगा तो रब भी आपको माफ नहीं मैं आप करेगा। चारों को माफ करता हूँ। तो ये तो हम सब मुसलमानों का बिलीव है इस बात पर, और तमाम इंसानों का बिलीव है कि आप किसी को हर्ट ना करें, क्योंकि आपका गॉड, आपका अल्लाह इस चीज़ से नाराज़ होगा। मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसा इस टाइम करंट टॉपिक कह लें। करंट टॉपिक इसलिए मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एक लड़की ने अपनी बात रखी है, तो लोगों ने उस पर भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है। तो पब्लिक फिगर पे तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे लगने लगता है हमें कि हमें पूरा राइट है, हम इसको बुरा बोले, और इसको कोई हक नहीं है कि ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। तो मैं एक ट्वीट की बात करूंगी बाकायदा में, उन्होंने जो राइट किया है, क्योंकि मैं ये चाहती कि पहले उनकी ट्वीट पे बात करके देन हम सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। इस टाइम मैं बात कर रही हूँ अनुशे अशरफ की, जो कि पाकिस्तान का एक नाम है। पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान को बाहर जाके रिप्रेजेंट किया। वो काफ़ी अच्छी होस्ट है, एंकर हैं, वीजे हैं, आरजे हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और जज भी रही हैं। तो वो अपने आप में माशाल्लाह से एक ऑलराउंडर है। क्योंकि ये बात मैंने स्पेशली गर्ल्स के लिए इसलिए बोली कि एक लड़की का ये स्टेटमेंट है। इस टाइम भूल जाते हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं या पब्लिक फिगर है। और यूनस, इसमें मुझे आपकी राय इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों ने इनको ट्रोल किया है वो उनका जो रेशो है वो मर्दों का है। तो ठीक है, स्टेटमेंट या ट्वीट कह लें कि उन्होंने ट्वीट किया, जस्ट बिकॉज वी वर्क टुगेदर डजंट मीन आई एम नाउ बेबी एंड यू कैन होल्ड मी बाय द वेज टू टेक सेल्फी एट इवेंट्स, वी आर कोलीग्स नॉट फ्रेंड्स। तो इनकी जो बात थी वो कहीं ना कहीं, अब मैं ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट पे बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि आप तो खुद ऐसे कपड़े पहनती हैं, आप तो खुद दावत देती हैं। क्योंकि देखिए ट्वीट के बाद रीट्वीट्स होते हैं, होते हैं, और जब सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है तो उस पर आप बात करते हैं। अगेन मेजॉरिटी हो मिनॉरिटी हो, बट मेजॉरिटी ने इनको साथ दिया कि नहीं, उस पर मैं बात करना चाहती हूँ कि लोगों ने कहा कि अनुशा साहिबा आप कैसे बात कर सकती हैं, आज आपको किसी के टच करने पर जो है कि उन्होंने आपके साथ सेल्फी ली, आपकी कमर पे हाथ रखे, आपको इतना बुरा लगा जब आप कपड़े ऐसे पहनती हो, और आप क्यों, और ये क्या बात हुई? ये तो माशरे की सबसे बुरी बात है कि आप दोस्तों को अलाउ करती हैं कि दोस्त आपकी कमर पे हाथ रख के पिक्चर क्लिक करवा सकता है, लेकिन आपका कुलीग नहीं। और यहाँ तक कि इनको इनकी तहजीब और इनकी परवरिश पर भी उंगलियां उठानी, इन्हें काफ़ी लोगों ने इनकी परवरिश पर भी उंगलियां उठाई और इनको काफ़ी बातें सुनने को मिली। लेकिन एक बहुत ही फेमस वकील हैं जिनका नाम है निगर दाऊद, और वो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की सरबराह हैं। उन्होंने रीट्वीट किया और उन्होंने कहा, अनुशे की सपोर्ट में उन्होंने ये बात की कि उन्होंने कहा कि इनको पूरा हक है अगर इनके साथ कोई हरासमेंट या मीटू मूवमेंट हुआ, क्योंकि औरत को चुप करवा दिया जाता है इज्जत के नाम पर कि मत
मत बोलो, इज्जत नीलाम हो जाएगी। इज्जत कपड़ों में नहीं है। मुझे पता है इस चीज़ पे मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो मैं बात यहाँ पे कहती हूँ, मैं एक 24 साल लड़की हूँ और मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ और मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या बुरा है। मैं अपने कुलीग, यूनस मेरे यहाँ पे कुलीग हैं, लेकिन जब ये शो खत्म हो, लाइक शो में भी वी आर लाइक अ फैमिली, लेकिन ये शो खत्म होता है तो जितना मुझे ये प्रोटेक्ट करते हैं, जितना मेरे डायरेक्टर मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, जितनी मेरी टीम मुझे प्रोटेक्ट करती है, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर आके न्यू, मेरा बिल्कुल न्यू कोलीग बना है और वो आके मेरी उसके साथ नहीं है केमिस्ट्री और मैंने उसके साथ भी स्माइल कर दिया, क्योंकि मैं यूनस के साथ बहुत स्माइल से बात करती हूँ या अच्छे फ्रेंड होकर बात करती हूँ, इट डजंट मीन दैट कि वो आके चिपक के मेरे साथ सेल्फी क्लिक करवा सकता है। अगर वो करेगा तो मुझे पूरा हक है कि मैं ये बात बोलूँ कि देखिए आपने अपनी लिमिट क्रॉस की, क्योंकि इनके साथ मेरी क्या केमिस्ट्री है वो ये जानता हूँ, मैं जानती हूँ। बात दोबारा वही आती है तहजीब की। तहजीब पे जब बात आती है तो औरत से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि औरत को जो है तरीके से रहना चाहिए, तमीज़ से रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अपने आप को ढांक के रखना चाहिए। मर्द की तहजीब और तमीज़ कहाँ है? दोबारा ये मर्द और औरत की जंग नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि आपको बताया कि ज़्यादातर लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है। एक तो आपके साथ बुरा हुआ, वहाँ पे कुछ लोग आपके हक में बोले और ज़्यादातर वो लोग आपके अगेंस्ट है जो आपके कपड़ों पे आपको तमीज़ और तहजीब सिखा रहे हैं। और आप ये चीज़ भी क्रॉस कर देते हैं कभी कभी कि एक लड़की जहाँ पे आप उसको सपोर्ट करना चाहिए, आप वहाँ पे मगरबी और मशरकी माशरे को ले आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे माशरे में क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ हम अच्छा फैला रहे हैं। यहाँ पर हम 4 लड़कियाँ बैठे हैं और यूनस है, अगर हम यूनस को अनकम्फर्टेबल करेंगे, तो मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ डेली आके काम करती हूँ, अगर हम 4 उनको अनकम्फर्टेबल करेंगे तो इनके साथ भी हरासमेंट है। ये भी हरासमेंट है और इस पे भी हमें आवाज उठानी चाहिए कि एक मर्द के साथ भी अगर कुछ गलत होता है और औरतें करती हैं तो वो हरासमेंट है। लेकिन जब एक औरत अपने लिए आवाज उठाती है तो क्यों ये समझा जाता है कि ये पब्लिसिटी को स्टंट है या फिर ये गलत है? मैं आई वांट टू से देखें कि पहली बात कि हमारे माशरे में जो मर्दों की मेंटालिटी है, आई एम वेरी अशेम्ड टू से दैट कि हमारा जहन ही नहीं। कोई पूरी दुनिया में अगर आप बाहर जाएं, अगर आप किसी को स्माइल नहीं करेंगे तो वो रूट समझते हैं। अगर लड़का हो लड़का, डजंट मैटर, यू नीड टू स्माइल बिकॉज इट्स देयर कल्चर। हमारे यहाँ किसी कोई लड़की स्माइल कर दे, हंसी तो फंसी, लाइन करा रही है। ये हमारी मेंटालिटी, फ्रस्ट्रेशन है, डिस्प्रेशन है। यहाँ पे जो मर्द हजरात है उनकी शादियां नहीं होती, उनको बोला जाता है जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे आप शादी नहीं कर सकते। वो क्या करेगा? पाँव पे खड़े होते होते उसको 35 साल हो जाते हैं, उस टाइम उसकी फ्रस्ट्रेशन वो निकल गई। वो जो डेस्परेशन है वो लड़कियों को छेड़ना, घूरियां कराना, ताड़ना, आई एम वेरी सॉरी टू से आई एम यूजिंग दीज सच वर्ड्स, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक हार्श रियलिटी है। यहाँ पे मर्दों का है मसला। अब मैं आ जाऊं इस केस पे जरा, अनुशे अशरफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, उनका जो फ्रेंड सर्कल है ये एक गरीब वाला तो नहीं है जी। She is a very mod squad, अच्छा, और माशाल्लाह से she is rich, she is famous, she is everything a woman desires to be, ठीक है। I don't know कि वो married है कि नहीं है, I don't know about that, but having said that, कि फील्ड में ना, इस फील्ड में इसके प्रोज भी हैं, इसके डोंट्स भी। जी, बिल्कुल। पूरी दुनिया में अगर आप कहते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इधर बात कर रहा हूँ हिपोक्रेसी। आप वेस्टर्न अटायर तो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप वेस्टर्न लैंग्वेज जो है इंग्लिश वो तो अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर बाहर कोई आपका एक्टर या आर्टिस्ट फीमेल होती है, कोई फैन जाता है ना, तो जो लड़की है, जो हीरोइन है, जो स्टार है हॉलीवुड की, वो ये कंधे पे हाथ रखती है और वो उसका हाथ अपनी कमर पे ले जाती है। आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप वो भी अडॉप्ट करें। ये 50-50 नहीं, ये मेरी लिमिट है, यहाँ पे मेरी मशरकी औरत हूँ, यहाँ पे मैं मगरबी औरत हूँ, नहीं, ये नहीं होता फिर, ठीक है, ये हिपोक्रेसी है। अब आ जाए इनके साथ हुआ, देखिए हमारी मेंटालिटी ऐसी है, ये उनकी भी गलती नहीं है। अब अनुशे अशरफ के साथ अगर ये मिसहैप हुआ, शी इज नॉट अ यू नो, अगर इतना बड़ा वो स्टेटमेंट दे सकती है, अगर किसी ने कुछ किया है, शी इज अनकंफर्टेबल, कोई हरास किया है, शी शुड नेम इट, शी शुड नेम हिम कि कौन ऐसा बंदा है जिसने मेरे साथ ये हरकत की, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट टेकिंग मेंस साइड हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि वो आप इतनी स्ट्रांग हैं। आप उन्होंने बोला ना, जो जज हैं, जो सॉरी वकील हैं, कि टेक द नेम, मीटू अगर हुआ आपके साथ आप बोलें। लड़कियां क्यों डरती हैं फिर? जब आप इतनी बात कर रही हो, आपको पता है इसका फ्लैश जो आएगा वापस, रिटर्न फीडबैक आएगा, वो नेगेटिव ज्यादा होगा, तो यू जस्ट नेम हिम, यू हैव प्रूफ। इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, इस बात को मैं आप लोगों से पूछता हूं आपको ओपिनियन, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले अनुशे अशरफ का जो ट्वीट आया है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे किया, ट्वीट किया, व्हाटएवर, कि उनके साथ
दैट डजंट मीन कि आप मेरे फ्रेंड है जो आप मेरी कमर पे हाथ रख के सेल्फी लेंगे। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि देखिए, औरत को अगर कोई लड़का कोई गलत सिग्नल देता है तो औरत को सबसे पहले उसको शट अप कॉल देनी है। Exactly. अगर वो शट अप कॉल नहीं देती और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करती है, फिर ये स्टेप होता है। मर्द बहुत डरपोक है, वो 100 दफा सोचता है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो वो समझ रहे हैं आप, वो पार्टी वीगो पीछे गार्ड, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप एक स्टार हैं, आप फेमस हैं, यू कांट अलाउ एनीवन, जो आपके कलीग भी हैं, इफ ही कम्स यू नीड टू गिव हिम जस्ट शट अप कॉल। बिल्कुल ऐसा ही है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। सॉरी सना, मैं थोड़ा सा अपना शॉर्टली दे दूं इस पे, जो मैं सोचती हूँ कि पूरी दुनिया में औरत सू कर सकती है अगर उसको किसी इंसान का टच हुई। कुछ एथिक्स होते हैं औरत के साथ पिक्चर लेने के भी, एंड अगर कोई ऑफेंसिव फील कर रहा है और कोई ऑफेंड हो जाता है आपकी इस हरकत से, क्योंकि बहुत सारे लड़कों की आदत होती है यहाँ हाथ रख लिया, यहाँ हाथ रख लिया, विच इज नॉट राइट। यूनिस, अगर आप ये हरकत मेरे साथ करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, जस्ट बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इसके बाद हम किसी भी तरीके से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक होता है नाजायज फायदा उठाना अपने काम का, तो ये और आई विल स्टैंड बाय अनुषे। बहुत अच्छा उन्होंने इस चीज पे वॉइस अपनी रेज की, क्योंकि इसके बारे में और बात होनी चाहिए, बट लोग नहीं करते, डरते हैं। बट शी इज अ वेरी ब्रेव गर्ल, उन्होंने इस पे बात की। जब आई रिस्पेक्ट, आई सैल्यूट, एंड बट शी शुड नेम दैट पर्सन, शी शुड हैव इनफ गट्स। अगर इतने गट्स थे, वो भी नेम करे कि ये इस बंदे ने मेरे साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश की है। जिससे यूनिस, इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी। वाकई में सबकी अपनी अपना एक ओपिनियन है, अपनी अपनी बात है जो हमेशा हम लोग रखते हैं। मैं भी इसमें छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँगी। वाकई में उन्होंने जो एक हरासमेंट की चीज़ जो उन्होंने रेस की है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। अच्छा, मुझे लगता है कि जब आपने कुछ ऐसे अजीबो गरीब से कपड़े पहने होते हैं, जो अजीब सी चीज़ें आप लोगों ने पहनी होती हैं, उससे भी काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। मर्द बना क्यों है? इसीलिए बना है कि जब आप ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको अटेंशन जो है वो हो रही होती है। ठीक है, जब हमने अबाए पहने होते हैं या वैसे चादर ली होती है तो हमें कोई नहीं देखता। जब आप कुछ अजीब से कपड़े पहनो, बहुत गलत है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बहुत गलत, उसको ज्यादा देखा जाता है। तब ज्यादा देखा जाता है। देखिए, मैं मगर पाकिस्तान सोसाइटी की बात कर लें, बुरके में एक लड़की आएगी और कोई स्कर्ट में आएगी ना, तो लोग स्कर्ट वाले के पीछे जाएंगे। अगर चॉइस अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है, मर्द तो है ही ऐसे। ये नहीं, हमारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन इतनी है। देखिए, और गलत बोला है कि मर्द देखने के लिए बना है, मर्द देखने के लिए नहीं। एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, मर्द और औरत की बात नहीं हो रही, बात हो रही है गंदे दिमाग की। जिन लोगों के पास जो है वो गंदा दिमाग होता है, वो चाहे औरत पूरी चादर में हो या मिनी स्कर्ट में हो, वो हमेशा गंदा ही सोचेंगे। खैर, मैं आज जो, क्योंकि हमारा जो आज टॉपिक थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, लेकिन मैं भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। लेकिन ये उन लोगों के मुंह पर मुंह की जोर की एक थप्पड़ है जो लोग ये समझते हैं कि अगर क्या ये कौन सा थप्पड़ की साउंड थी? मैंने थप्पड़ दिया है। मेरे बहुत अलग अलग अंदाज होते हैं लोगों को थप्पड़ मारने के। तो मैं बताऊँ आप लोग जी, जो घरों में बैठकर और आप जो है वो, और वो चीज़ आप भूल रही हैं, लित्तर वाली। ओहो, ये जी उनके मुंह पर लित्तर है जो ये समझते हैं कि कोई एक दो टॉपिक अगर आप या एक चीज निकल आती है तो उससे फायदा उठाए, थोड़ी ट्रोलिंग की जाए, बहुत सारी चीजें की जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आप ही के लित्तर आपके चेहरे पर दोबारा मारने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, मार कुटाई से बाहर आए, जरा बात बताएं। मैं बताती हूँ आपको कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप तमाम लोगों को पता है कि बड़ी गहमा गहमी चल रही है, बहुत ज्यादा जी। आजकल मीडिया पे कुछ वो लोग भी आए हुए हैं जो पिछले कुछ दिनों से जो है वो फरार थे और अब वो सदाएं मार रहे हैं, आवाजें मार रहे हैं कि जी करप्शन हो रही है और सही वाली करप्शन हो रही है। तो मैं बताती हूँ आपको जी कि करप्शन कहाँ हो रही है और करप्शन कहाँ हुई थी और करप्शन कहाँ कहाँ अभी मजीद होनी है। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही हूँ ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से। ऑडिट रिपोर्ट 2020 के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। हर साल ये रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में आती है। ऑडिटर जर्नल जो है वो ये रिपोर्ट बाकायदा देते हैं कि पूरे साल में जो जो फंड्स थे, जो जो पैसे थे, उनको किस तरह से कहाँ पर खर्च किया गया, सही जगह पर खर्च किया गया या नहीं किया गया। इसी के लिए जो है वो अब हमारी 2020 में कोरोना फंड जो एक आया था, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आवाम के लिए 1200 अरब रुपए का एक पैकेज दिया था, उनमें अब बहुत बड़ी चीज नजर आई है कि उसके अंदर घपला हुआ है। और घपला भी जो हुआ है वो जी हुआ है 40 अरब का। ठीक है, 40 अरब बहुत बड़ी बात होती है। ये किस में हुआ है? 1200 अरब में 40 अरब का घपला हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ जी के, और इसमें जो इंक्लूडेड किए गए 25 अरब इंक्लूडेड किए हैं इसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि आप तमाम लोग जानते हैं कि वो कहाँ होते हैं और किस तरह से वो होते हैं। अब जी रिसेंटली जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें, वैसे तो आपको अगर आप गूगल पे जाएंगे और ऑडिट रिपोर्ट
रिपोर्ट लिखेंगे 2020 की तो आपको वो पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी जो है वो हाईलाइट भी दे देती हूँ कि इसमें कितना पैसा जो है वो घपला, खासतौर पर जो लफ्ज यूज हुआ है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है। इसमें बताती हूँ जी कि 1200 अरब रुपए जो स्पेसिफिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिए थे अवाम के लिए, उसमें से 500 अरब जो है वो ऐसे थे जो गरीब अवाम और मजदूरों को जाने थे, यानी कि जो हमारा वो तबका जो बिल्कुल गुर्बत की लाइन से नीचे आ गया उनको 500 अरब जाने थे। अब इन 500 अरब में से कितने जी अवाम के लिए दिए गए? 116 अरब रुपए जो है वो उन पर काम किया गया। 500 अरब में से 116 अरब जो है वो थे जिस पर काम किया गया, यानी कि वो गरीबों को प्रोवाइड किए गए। अब उनमें भी 130 अरब ऐसे हैं, 130 अरब जिसमें बेज़ाब्तियां नजर आई हैं। पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं बेज़ाब्तियों का मतलब क्या होता है। बेज़ाब्तियों का मतलब होता है कि बेकायदगी, यानी कि इसमें ऑडिटर ने करप्शन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, उसने जी इस्तेमाल किया कि बेकायदगी नजर आई है, यानी कि इसकी रकम तो खर्च हुई है लेकिन प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो रकम खर्च नहीं हुई। अब मैं आती हूँ जी वेरी क्विकली मैं इस पे आऊँ कि जो यूटिलिटी स्टोर है, स्पेसिफिक यूटिलिटी स्टोर जिन पे माजी में भी बहुत बड़ी करप्शन सामने आई है, लेकिन यहाँ पर करप्शन का लफ्ज नहीं है, यहाँ पर है जी किसका लफ्ज? यहाँ पे बेज़ाब्तियों का लफ्ज। यूटिलिटी स्टोर जो है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, उसमें जी जो नज़र आई है करप्शन खास तौर पर यूटिलिटी स्टोर पे, वो जी 1 अरब 40 करोड़ जो है इसमें करप्शन कहीं ना कहीं दिख रही है यूटिलिटी स्टोर पे। इसी के साथ जो है वो घी पर आ जाए, घी में 1 अरब नजर आ रही है, फिर इसके बाद आप दूसरी जगहों पे ये तो आपको बहुत बड़ी एक लिस्ट है जो आपको मिलेगी कि जो ऑडिटर जनरल है उन्होंने किस किस चीज में। इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी कि 140 जो है वो अफराद हैं जो कि मुर्दा हैं। 140 वो अफराद हैं जो कि मुर्दा हैं और उनके नाम पर, अच्छा वो किस तरह है कि वो कोरोना से उनकी डेथ हुई है या उनकी जो सर्टिफिकेट है वो कोरोना के जारी किए। अब उन लोगों के जाली बायोमेट्रिक के जरिए जो है वो 16 लाख रुपए इसी फंड से निकले हैं। वैसे तो रकम 16 लाख कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तहकीक पे तो आपको सारी चीजों की तहकीक करनी चाहिए। अब जी जो हमारी ओपोजिशन है खास तौर पर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि ये इसमें तो सही करप्शन हुई है, वो वजीर आजम जो मदीने की रियासत के दावे करते थे वो तो जी अब करप्शन कर रहे हैं। नंबर 1 के बेज़ाब्तियों का लफ्ज जो यूज होता है वो जी होता है जब कोई चीज कायदे से, कोरोना जब आया 2020 में वो हालात थे, हमारे पास पैसा था लेकिन हमारे पास चीजें नहीं थी। ऐसा ही हमारे पास चीजें क्यों नहीं थी? हम तो तैयार थे, हम तो कह रहे थे कि भाई हमें कोई वेंटिलेटर दे दे, हमें कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दे दे, लेकिन नहीं मिल रही थी। तो इसमें जब आप कुछ चीजें लेने के लिए जाते हो ना तो आप उस वक्त ये नहीं देखते कि आपने ये बिल पहले मंजूर करवाना है, फिर आपने फलां से मंजूरी लेनी है, फिर आपने खरीदनी है। नहीं, हमें देखना होता है कि चीजें हम किस तरह मुल्क में लाते हैं। इसके बाद जी दूसरा पॉइंट सामने आया कि जो चीन है, चीन से जो सामान लिया गया उसमें हेरा फेरी नजर आई है। अब मैं आपको बताऊं कि चीन से जो सामान मंगवाया गया, जो हालात 2020 में थे उसमें चीन ने हमारा साथ दिया। हमें बहुत सारा वहां से, जब हम कोविड के उन हालात में थे, जब हमारे पास नहीं था, कोई मुल्क लाने के लिए तैयारी था, उसमें ये चीज आई। अब मैं आखिरी फैक्ट एक और आपको बताती हूँ, वो जी हमारे मीडिया पर आजकल लोग आके कह रहे हैं कि भाई ये तो इस हुकूमत में ये सब हुआ है, हमारी हुकूमतों में तो ऐसा नहीं हुआ। अब मैं सबसे पहले जाती हूँ जी पंजाब के साइड पर। पंजाब के लोग जो उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा जिसपे वो काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, 2018 की ऑडिट रिपोर्ट। 2018 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी जो है उसमें मेट्रो मंसूबा जिसपे बहुत ज्यादा फख्र किया जाता है, उसमें 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। ना तो इसमें बेज़ाब्तियां है कि ना करप्शन है, कुछ भी नहीं है। इसमें जी क्लियरली नजर आया है कि इसमें 5 अरब का जो है वो नुकसान। अब आ जाए आप सिंध की तरफ आ जाए। सिंध के अंदर जो है वो जी, सिंध के अंदर की जो रिपोर्ट है वो 2019 और 2020 की जो रीसेंट रिपोर्ट है उसमें भी जो 163 अरब रुपए में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ नजर आया है सिंध के लोगों पे। तो मैं जी आपको बताऊं कि मैंने आपके सामने जो है वो गुज़िश्ता जो पुराने आपके जो आप रायता फैला के गए थे उसका तो मैंने चिट्टा आपके सामने रख दिया, सिंध का भी रख दिया, पंजाब का भी रख दिया और आपके जो बड़े बड़े मंसूबे थे उसका भी रख दिया। लेकिन यहाँ पर मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो अगर ये चलें ये टेक्निकल मसला या बेज़ाब्तियाँ नजर आई है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पर्सनली ये चीज़ लेनी चाहिए और जहाँ जहाँ जिस इदारे में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इदारों से तहकीक की जाएगी कि अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है, तो उसमें जो है वो आपको खुद पर्सनली
देखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है सना, क्यों ना इसमें नेगेटिव चीज को छोड़ के हम पॉजिटिव चीज पे अगर Exactly. ध्यान दें कि एटलीस्ट ये चीज सामने तो आई है मंजर आम पे कि इस चीज पे इमरान खान साहब अभी लेंगे एक्शन और इस पे मजीद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले की जो हुकूमतें थी वो तो मिल के खुद करप्शन करी थी। एग्जैक्टली मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि इमरान खान साहब की हुकूमत में एटलीस्ट ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन पुरानी हुकूमत में इसलिए चीजें नहीं आई थी क्योंकि सब मिले हुए थे, सब गद्दार थे। और इमरान खान साहब की हुकूमत में कोविड के टाइम पे बहुत सारी मुश्किलात आई थी, लेकिन वही बात है कि मुश्किलात के बाद भी इनकलाब वही लेकर आएंगे। सही कह रही हैं आप कायनात। वाकई में उस दौर की अगर बात की जाए और अब की बात की जाए तो काफ़ी डिफरेंस है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फिल्टर होकर सामने आ रही हैं। और जैसे कि आपने पूरी डिटेल से ये चीज़ बताई है, ये वाकई में किसी को भी नहीं ये पता। ये न्यूज़ जैसी ही आई है तो ऑपोजिशन जो है वो नाचना शुरू कर दिया। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो बड़ा प्रो पीटीआई और एंटी वो ये जो पुरानी हुकूमत रही एंटी जो करप्शन है उसके एंटी है। उसका नाम है अरशद पप्पू। तो वो अपने स्टाइल में बोलता है कि जो भी उसको कहता है, जैसे कि वो मुझे बता रहा था कि यार यूनस तेरे को पता है, मैंने बोला क्या यार, वो मेरे को आया और रफीक भाई बोलता है अबे पुरानी हुकूमत अच्छी थी, खाती थी लेकिन लगाती जरूर थी। मैंने बोला तो तुमने क्या किया? बोलता फिर मैंने उसको लगाई। तो ये वाली बात छोड़ दें कि खाते थे और लगाते भी थे, भाई आप मत खाओ, हराम मत खाओ। और on this note we would like to end our show. That's all from our side. Thank you once again. आपका फीडबैक हमें आता रहता है, मजीद और फीडबैक चाहिए, हम लालची हो रहे हैं। Thank you once again. Take care. Goodbye. अल्लाह हाफिज।